पिछले वीडियो में हमने नर मुखोद्भिद के विकास का एक चित्रात्मक जो है अध्ययन किया था। चित्र के माध्यम से उसको समझने की कोशिश की थी। अब उसके जो मुख्य बिंदु क्या हैं, उन मुख्य बिंदुओं को अब हम यहाँ पर जो है नोट करेंगे। देखिए, नर मुखोद्भिद का जो विकास है उसमें सबसे पहले हमने देखा था चित्र के द्वारा कि जो परागकण में जो केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक में सबसे पहले जब विभाजन होता है तब निर्माण होता है किसका, तर्कु तंतु का। और सबसे पहली बात यह है कि जो केंद्रक जो होता है पहले मध्य भाग से परिधि की ओर आएगा, परिधि की ओर आने के बाद में उसमें विभाजन होगा और तर्कु तंतु बनते हैं जो असममित होते हैं। असममित होते हैं क्योंकि मध्य की तरफ तो वो उतरे तीक्ष्ण और किनारे पर परिधि की तरफ जो है वो गोला युक्त होते हैं, कुंद होते हैं। जब केंद्रक विभाजन कंप्लीट हो जाता है तब परिणाम स्वरूप हम देखते हैं एक बड़ा कायिक केंद्रक बनता है और परिधि पर एक छोटा लेंस के आकार का केंद्रक बन जाता है। फिर इसके बाद में एक अर्धचंद्राकार भित्ति बनती है और भित्ति के बनते ही एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जो है लेंस के आकार की जनन कोशिका बन जाती है। अब जो भित्ति जो होती है अर्धचंद्राकार भित्ति, वो परिधि से चिपकी हुई जुड़ी हुई होती है, वो पृथक होती है। पृथक होते समय हम क्या देखते हैं कि जो लेंस के आकार की जनन कोशिका जो होती है वो अब गोलाकार आकृति को प्राप्त कर लेती है। फिर आगे चल करके क्या होता है कि जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अनियमित आकृति का हो जाता है, परिवर्तन होगा उसमें। और जो जनन कोशिका जो गोलाकार आकृति की थी वो क्रमी रूप आकार को प्राप्त कर लेती है। फिर उसी जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन और दो नर युग्मकों का निर्माण होता है जो परागनलिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मुख्य बिंदु है नर मुखोद्भिद के विकास के, वो मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला बिंदु परागकण में उपस्थित केंद्रक परिधि की ओर गति करता है। कहाँ गति करता है? परिधि की ओर गति करता है। जैसे मान लीजिए ये परागकण है, इसमें ये केंद्रक उपस्थित है, तो ये केंद्रक जो होता है अब कहाँ पर आ जाएगा, परिधि की ओर आ जाएगा। ये इस तरीके से परिधि की ओर गति करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये जो गति की दिशा है ये जनन कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो परिधि की तरफ किसकी तरफ, परिधि की तरफ केंद्रक में गति की दिशा जनन कोशिका के निर्माण की दिशा को, जनन कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करती है। निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले केंद्रक मध्य में था, फिर ये परिधि की तरफ आ गया और परिधि पर ही जनन कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और परिधि की तरफ आना ये तय करता है कि इधर जो है जनन कोशिका बनेगी और यह क्रिया जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह गति जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि केंद्रक परिधि की तरफ आ गया। अब ठीक इसके विपरीत दिशा में यहाँ ऊपर की ओर जो है लवक है, लिपिड है, ठीक है ना, रिक्तिकाएं हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जो कायिक कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो केंद्रक के विपरीत दिशा में लवक, लिपिड, रिक्तिका, लवक, लिपिड और क्या है, रिक्तिका एकत्रित हो जाती है, जो किसके निर्माण, कायिक कोशिका, जो कायिक कोशिका के निर्माण की दिशा को
काय कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर परिधि की तरफ ये केंद्रक है, अब इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर जो है लवक, लिपिड और जो रिक्तिकाएं होती है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होता है कि केंद्रक जो है परिधि की तरफ केंद्रक है, परिधि की तरफ जो केंद्रक है इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, सूत्र विभाजन होता है। परिधि की तरफ केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिससे असममित तर्कु तंतु बनते हैं। कैसे? असममित तर्कु तंतु बनते हैं जो मध्य की तरफ तीक्ष्ण व परिधि की तरफ कुंद यानी गोलाई युक्त कुंद होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो तर्कु तंतु बनते हैं, ये तर्कु तंतु इस तरीके से बनेंगे कि मध्य में तो आपको ये तीक्ष्ण दिखाई देंगे, तीखे दिखाई देंगे, और किनारे पर आपको ये कैसे दिखाई देते हैं, कुंद दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। और जब विभाजन पूर्ण हो जाता है, केंद्रक विभाजन, तो एक बड़ा कायी केंद्रक और एक छोटा परिधि पर बन जाता है। कैसा? जनन केंद्रक बन जाता है। ठीक है, केंद्रक में विभाजन, केंद्रक में विभाजन पूर्ण होने पर, केंद्रक में विभाजन पूर्ण होने पर एक बड़ा कायिक केंद्रक व परिधि की तरफ छोटा, परिधि की तरफ छोटा जनन केंद्रक बनता है। ठीक है, तो एक बड़ा बन जाएगा कायिक केंद्रक और एक छोटा क्या बन जाएगा, जनन केंद्रक बन जाएगा। ये इस तरीके से ये बड़ा बन गया कायिक केंद्रक और यहाँ पर ये छोटा बन जाएगा कैसा, जनन केंद्रक। तो ये आप देखोगे यहाँ पर ये कायिक केंद्रक है और यहाँ पर ये कैसा है, जनन केंद्रक है। तो एक बार इन पॉइंट को हम वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं। क्या देखा हमने? सबसे पहले परागकण में उपस्थित जो केंद्रक है वो मध्य भाग से कहाँ, परिधि की ओर गति करता है। फिर उसके बाद में परिधि की तरफ केंद्रक में ये जो गति होती है ये जनन कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि जीन के द्वारा नियंत्रित होती है गति। फिर केंद्रक के विपरीत दिशा में यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रक है, इसके विपरीत दिशा में जो है लवक, लिपिड, रिक्तिका आदि एकत्रित हो जाते हैं, जो कायिक कोशिका के निर्माण की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर परिधि की तरफ जो केंद्रक होता है उसमें सूत्री विभाजन होता है, परिणाम स्वरूप असममित तर्कु तंतु बनते हैं, क्योंकि ये मध्य में तो होते हैं तीक्ष्ण और परिधि पर होते हैं कुंद यानी कि गोलाई युक्त होते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे केंद्रक में विभाजन पूर्ण होता है तो दो केंद्रक बनते हैं, एक बड़ा जिसको कहेंगे कायी केंद्रक और एक छोटा परिधि पर केंद्रक बनता है जिसको क्या कहा जाता है, जनन केंद्रक कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों के बीच में एक अर्धचंद्राकार क्या बन जाती है, भित्ति बन जाती है। यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक अर्धचंद्राकार भित्ति। और जैसे ये अर्धचंद्राकार भित्ति बनती है तब क्या होगा, कोशिकाएं बन जाएगी, एक बड़ी कायिक कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका। तो आगे के पॉइंट समझते हैं क्या है। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि
कायिक केंद्रक व कौन सा है, जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक व जनन केंद्रक के बीच में अर्ध चंद्राकार भित्ति बन जाती है। कैसी भित्ति बन जाती है, अर्ध चंद्राकार भित्ति बन जाती है, जिससे एक बड़ी कायिक कोशिका, ठीक है, तथा एक छोटी लेंस आकार जनन कोशिका बनती है। तो यहाँ पर आपने देखा दो कोशिकाएं बन गई, एक बड़ी बन जाएगी कायिक कोशिका और एक छोटी क्या बन जाएगी, जनन कोशिका। जैसे मान लीजिए ये बीच में यहाँ पर बन जाएगी अर्धचंद्राकार भित्ति, और इस अर्धचंद्राकार भित्ति के बनते ही अब दो कोशिकाएं बन गई। ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये तो कहलाती है कौन सी, कायिक कोशिका, और ये छोटी वाली जो होती है ये क्या कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जो अर्धचंद्राकार ये जो भित्ति है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में जो भित्ति बनाई गई है ये है अर्धचंद्राकार भित्ति। ये भित्ति अब पृथक होना शुरू हो जाएगी, जिससे जनन कोशिका का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा, लेंस आकार से वो आ जाती है किसमें, गोलाकार आकृति में आ जाएगी। ठीक है ना, लेंस आकार से किस में आ जाएगी, वो गोलाकार आकृति में आ जाएगी। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये गोलाकार आकृति में आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पहले जनन कोशिका लेंस आकार की दिखाई दे रही थी, अब ये कैसी हो जाती है, गोलाकार आकृति को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये जनन कोशिका ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ी वाली जो कायिक कोशिका है इसके कोशिका द्रव्य में तैर रही है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये बड़ी वाली है कायिक कोशिका, और इस कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में यहाँ पर आपको दिखाई देती है गोलाकार जनन कोशिका। तो जो अगला पॉइंट है हमारा, ये अगला पॉइंट क्या बनता है, इसमें क्या बनेगा, अर्धचंद्राकार भित्ति, अर्धचंद्राकार भित्ति पृथक होकर जनन कोशिका को लेंस आकार से गोलाकार आकृति में बदल देती है, गोलाकार आकृति में बदल देती है। अब अंत में परिवर्तन ये होगा कि यहाँ पर कायिक कोशिका का ये जो केंद्रक है, ठीक है ना, इस केंद्रक में आरएनए को छोड़ करके जितने भी बाकी के पदार्थ होते हैं, जैसे जल है या अन्य जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो सब क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, जिससे ये आकार में जो है कैसा हो जाता है, अनियमित आकृति का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो जनन कोशिका है इसमें केवल डीएनए रहता है, और डीएनए के अलावा जितने भी बाकी के जो पदार्थ होते हैं वो इसमें से क्या कर दिए जाते हैं, बाहर त्याग दिए जाते हैं, और ये पतली हो जाती है, कृमि रूप आकृति को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तब आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर ये होगा परिवर्तन, कायिक कोशिका का केंद्रक अनियमित
आकृति का हो जाता है तथा गोलाकार जनन कोशिका क्रमी रूप आकार में आ जाती है। कैसा आकार में आ जाएगी ये? क्रमी रूप आकार में आ जाती है। मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, जैसे ये अनियमित आकृति में आ जाएगा केंद्रक और ये हो जाएगी कैसे? क्रमी रूप आकार की, ताकि आसानी से परागनलिका में ये गति कर सके। अब इसी क्रमी रूप जनन कोशिका में आगे चल कर के क्या होता है? समसूत्री विभाजन और कितने युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक। ये है क्रमी रूप जनन कोशिका, ठीक है। और इसी क्रमी रूप जनन कोशिका में आगे चल करके क्या होता है? समसूत्र विभाजन और कितने युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। तो अंत में हम यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट कि क्रमी रूप जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। और दोनों नर युग्मक फिर बाद में परागनलिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी हमने जो जानकारी प्राप्त की है वो जानकारी प्राप्त की किसके बारे में? नर युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में। अब इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक आएगा, ठीक है, वो अगला टॉपिक रहेगा गुरु बीजाणु दानी के बारे में, फिर गुरु बीजाणु जनन के बारे में और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में, ठीक है।